हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरआरबी लेवल 1 एग्जामिनेशंस अबाउट टू कम और 17 नवंबर से एक्सपेक्टेड है उसके एग्जामिनेशंस, जो कि लगभग 31 दिसंबर तक चलेंगे। दोस्तों, समय बहुत कम रह गया है और इस दरमियान हमें क्या करना है, चीजें हमें वही पढ़नी है जो कि एग्जामिनेशंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हो। ओके, दो सीरीज को मैं लेकर के भी चल रहा हूं। एक साइंस की सीरीज, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे 20 और 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, और दूसरी सीरीज जो है वो जीके और जीएस की सीरीज है, जो 20 और 25 क्वेश्चन के सेट होते हैं। दोस्तों, इस चैनल की विशेषता यह है कि बड़ी ही विस्तृत और लंबी व्याख्या के साथ मैं एमसीक्यूज को पढ़ाता हूं, जिसका फायदा यह है कि आप स्टूडेंट्स जब इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो दो चीजों को आप सीखते हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव भी सीखते जाते हैं और साथ ही एमसीक्यूज भी आप यहां से बड़ी ही आसान लैंग्वेज में सीख जाते हैं। ओके, इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, आप स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को जरूर लिखें और ये बताएं कि आप कहां से मेरी क्लास को ले रहे हैं। ओके, क्यों बहुत जरूरी होता है मॉक टेस्ट को देना। जब हम मॉक टेस्ट को देते हैं तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं और यही प्रैक्टिस जो है वो सफलता का कारण बनती है। ओके, सिर्फ यूं ही स्टैटिक्स पढ़ने से हमारे दिमाग में बहुत देर तक ये बातें नहीं छपती हैं, और जब हम मॉक टेस्ट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो मतलब मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, सफलता का जो मेन फैक्टर होता है वो मॉक टेस्ट और उचित मार्गदर्शन, जो दोनों इस चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत करवाए जा रहे हैं। थंबनेल पे आप देख ही रहे हैं कि उचित मार्गदर्शन आपको वही देंगे जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। तो भारतीय रेल का एक एम्प्लॉय जिसने विगत वर्षों में लंबे अनुभव के साथ आपके सामने हाजिर हुआ है और बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ कि सिलेक्शन आपको भी लेनी है, तो करना क्या है, बस इस चैनल के माध्यम से जो चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जीके और जीएस के लिए, आप वही पढ़ते रहें, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और बिल्कुल रिसर्च करके मैं चीजें आपके लिए लेकर के आता हूं, आप पढ़ें। और जीके जीएस और साइंस इन दोनों सेक्शंस में जो 45 से 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूं कि आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, बिना देर के हुए फटाफट व्याख्याओं के साथ चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ विच ग्रीक रूलर? ओके, इस चैनल की विशेषता होती है कि जब भी मैं किसी सेशन की शुरुआत करता हूं तो छोटा सा पेप टॉक आप बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और इनर्जाइज करने के लिए देता हूं। तो आज तो मैं भूल ही गया था, चलिए अभी मैं दे देता हूं छोटी सी शायरी आपके लिए। चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं। क्या? चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं। मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे कभी झुकेंगे नहीं। तो बस यही एक चीज है जो आपको सफलता दिलाएगी। जब इन पंक्तियों को हम आत्मसात करेंगे तो हमारे अंदर में एक क्षमता जागेगी, मेहनत मेहनत और मेहनत, और यही वो फैक्टर है जिससे हम सिलेक्ट होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। मेगास्थनीज की जब बात करते हैं तो इट वाज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ विच ग्रीक रूलर? कौन था वो? अलेक्जेंडर। ओके, सेल्यूकस निकेटर। व्हाट? ये है सेल्यूकस निकेटर। ओके, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन? मेगास्थनीज। थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज का सेल्यूकस निकेटर का जो था ये राजदूत मेगास्थनीज, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत जो है वो बना करके इसे भेजा गया था।
इसने एक पुस्तक की रचना की थी, दैट इज इंडिका। कौन सी पुस्तक की रचना की थी इसने? ये पुस्तक है इंडिका, और उसने उस समय के भारतीय समाज, प्रशासन और संस्कृति का वर्णन जो है वो इंडिका में किया था। ओके, नेक्स्ट, सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? ये बनवाया तो गया था अशोक के द्वारा। ओके, अशोका द ग्रेट। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कई स्तूप बनवाए। ओके, सांची का स्तूप उनमें सबसे प्रसिद्ध है। इनमें बुद्ध के अवशेष रखे गए और बाद में शुंग व सातवाहन काल में इसका जो है वो और भी विस्तार हुआ। ओके, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव, और 24वें तीर्थंकर की जब बात करें, ये दोनों चीजें पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में। प्रथम तीर्थंकर जो है वो ये तो आपके हो गए ऋषभ देव, और महावीर स्वामी की जब बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ओके, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने अहिंसा और तपस्या के मार्ग को अपनाया और बताया भी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित रूप दिया और उसे जन सामान्य में लोकप्रिय बनाया। खास करके हिंदुस्तान में जब देखेंगे तो ये बनिक वर्ग में ये जैन धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत ज्यादा हुआ था। ओके, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक गुलाम था। ओके, ये नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी व्याख्या। कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का दास। गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कोरिलेट हो रहे हैं, आप इसको ध्यान देंगे। गोरी की मृत्यु कब होती है? 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बना। उसने गुलाम वंश सैफ डायनेस्टी की रचना की, जिसे मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। उसने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन इसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट बाद में जाकर के इसको पूर्णता किसने दिया? इल्तुतमिश ने। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से कोरिलेट हो रहे हैं, आप इन सबको भी देखते चलेंगे। ओके, विभाजित करो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई? हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल? दिस इज द क्वेश्चन इज लॉर्ड कर्जन। ओके, लॉर्ड कर्जन की अवधारणा थी डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश भारत में। ओके, क्या कहा इसने? लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आर बीइंग अराइज्ड, सेवरल क्वेश्चंस हियर फ्रॉम हियर। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक विभाजन बढ़ा। इस नीति का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है वो कमजोर करना था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हुआ। ओके, जिसने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता की भावना को भी मजबूत किया। ओके, हाँ, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? ओके, ये है। ओके फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना मतलब नदी घाटी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? दिस इज गंगा बेसिन, गंगा नदी की घाटी। ओके, क्या कुछ गंगा नदी का बेसिन लगभग 1,86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक अदर क्वेश्चन यहां से राइज हो गया। गंगा नदी का बेसिन जो है वो 1,86,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता हुआ ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी, और इसमें उत्तर पूर्व और मध्य भारत के कई राज्यों के हिस्से आते हैं। ओके, इसे जो है वो एल्यूवियल, क्या बोलते हैं इसे? एल्यूवियल रिवर बेसिन भी जो है वो कहते हैं गंगा नदी घाटी को। ओके, नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा तटीय नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इनटू द सी इन इंडिया? ओके, ये है गोदावरी, दक्षिण भारत की पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। गोदावरी नदी दक्षिण भारत में बहती है और इसका प्रवाह लगभग 1465 किलोमीटर
इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। प्रवाह इसका, दो क्वेश्चन यहां से आपको राइज हो रहे हैं फ्रेंड्स। एक, इसका प्रवाह कितना है, ये 1465 किलोमीटर, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, किसे, गोदावरी को। ओके, और सेवरल एग्जामिनेशंस में, जब विभिन्न एग्जामिनेशंस में आप बैठते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो गोदावरी के बारे में दो चीजें पूछी जाती है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो ये गोदावरी, और इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है, तथा कभी कभी इसके उत्पत्ति के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। आई विल मेक वंस डेडिकेटेड वीडियोस टू दिस टॉपिक। इससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, इसमें पूरे प्रवाह क्षेत्र को, भारत के प्रवाह क्षेत्र और विश्व के प्रवाह क्षेत्र को जो है वो उसमें कवर किया जाएगा। अभी आप यहाँ इसकी सिर्फ आंसरिंग को देखें, क्योंकि मॉक टेस्ट के समय हमारे पास वक्त कम होते हैं, व्याख्या लंबी होती है। सतपुड़ा पर्वतों का निर्माण किस काल में हुआ था? हाँ, तो सतपुड़ा पर्वतों का निर्माण ड्यूरिंग विच पीरियड वर द सतपुड़ा माउंटेन्स फॉर्म? प्री कैम्ब्रियन। ओके, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है वो सतपुड़ा के जंगलों का निर्माण हुआ था, सॉरी, सतपुड़ा के पर्वतों का निर्माण हुआ था। और ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बने। यह पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित और नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच के विभाजन का जो है वो कारण बनती है। ओके, इसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये हिमालय से जो है वो पहले की पर्वत श्रृंखला है। ओके, नवीन पर्वत श्रृंखला की बात जब की जाती है तो हिमालय का नाम जो है वो यहाँ पर आता है। ओके, तो इन चीजों को भी देखते चलें। भारत का कौन सा राज्य सोलर एक्सेस रूट के रूप में प्रसिद्ध है? विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द सोलर एक्सप्रेस रूट? और यह है राजस्थान। ओके, भारत का कौन सा पठार मध्य भारत में स्थित है? डेक्कन, छोटा नागपुर, मालवा। ओके, भारत का कौन सा पठार मध्य भारत में स्थित? ये डेक्कन का पठार जो है वो मध्य भारत में स्थित है। और चलिए कुछ जानते हैं इसके बारे में, क्या क्या कुछ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं यहां से। भारत का कौन सा पठार मध्य भारत में स्थित है? ये है, नहीं, ये रॉन्ग, ये है मालवा का पठार। ओके, मालवा का पठार, डेक्कन का पठार रॉन्ग आंसर हो गया, ये तो दक्षिण भारत की है, लेकिन मध्य भारत की बात की जा रही है तो मालवा का पठार जो है वो मध्य भारत में स्थित है। ओके, हाँ, क्या कहता है मालवा का पठार? मालवा का पठार मध्य भारत में फैला हुआ यह कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र, और इसका औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर। इसे सेंट्रल इंडिया प्लेटू के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? हाँ, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर हो गया ये भारत के राष्ट्रपति। ओके, क्या करते हैं ये? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ओके, संसदों की नियुक्ति ये नहीं करते, क्योंकि वो तो अलग चीजें हैं। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से होती है। ओके, संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किनके पास है? हु हैज द राइट टू डिक्लेयर इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये भी जो है वो भारत के प्रेसिडेंट का ही काम है। ओके, राष्ट्रपति ही संविधान के तहत आपातकाल घोषित करने का अधिकार रखते हैं। यह अधिकार सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाता है। ओके, आपातकाल की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री की सलाह आवश्यक होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से कोरिलेट हो रहे हैं, पूछता है आपातकाल की घोषणा जब राष्ट्रपति करते हैं तो इसमें किसकी सलाह की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? तो आप यहां पर क्या आंसर दोगे? प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता होती है। ओके, राष्ट्रपति जो है वो संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा तो करते हैं, लेकिन उन्हें सलाह लेनी पड़ती है प्रधानमंत्री की। ओके, संविधान में अधिकारिता का सिद्धांत किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में अधिकारिता का सिद्धांत, व्हाट इज द मीन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो है वो संविधान का अनुपालन। ओके, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए जो है वो
संविधान का मतलब कि फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसे जो है संविधान में संविधान के आधिकारिकता का सिद्धांत जो है वो इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच कौन सी सूची सबसे महत्वपूर्ण है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच लिस्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट? यह है संघ सूची। ओके, संघ सूची, यूनियन लिस्ट उन विषयों की सूची है जिनके बारे में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यह केंद्रीय सत्ता को मजबूत बनाता है और राज्यों द्वारा किसी भी प्रकार के कानून निर्माण को सीमित करता है। ओके, संवर्ती सूची में जो है वो दोनों बना सकते हैं। संवर्ती सूची की जब बात करते हैं तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है वो कानून बनाते हैं, लेकिन संघ सूची जो है वो किसके लिए है? केंद्रीय सरकार के लिए। ओके, नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन, जिसका उद्देश्य भारत में योजनाबद्ध विकास को दिशा देना। वर्ष 2015 में इसे जो है वो नीति आयोग में प्रतिस्थापित कर दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है वो रिसेंट एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसका गठन 2015 में वर्तमान की सरकार के द्वारा कर दिया गया। बाद में मतलब कि ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 15 मार्च 1950 को इसका गठन, और तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू के समय में। ओके, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। ओके, हाँ, नेक्स्ट, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। जल संकट, वाटर क्राइसिस के प्रमुख कारण क्या है? व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ द रिवर क्राइसिस? बढ़ती जनसंख्या, ये भी है। औद्योगिक अवशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, क्या क्या? ये दोनों हैं। जल संकट घर आ रहे हैं इससे, बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और औद्योगिक अवशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज। तो ऑप्शंस में ये होना चाहिए था कि उपरोक्त कौन से? ए एंड बी, ए और बी दोनों जो है वो वाटर क्राइसिस के लिए जिम्मेदार हैं। ओके, देखते हैं। जल संकट का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जल स्रोतों को प्रदूषित होना, वर्षा और जल संरक्षण पानी की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। लेकिन संकट का जो है वो मूल कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक अपशिष्ट, ये दोनों फैक्टर्स ही हैं। तो राइट आंसर जो है वो ए और बी यहां पर दोनों हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय कौन से हैं? क्या क्या है? विच मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस क्लाइमेट चेंजेज? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीजेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वनों की रक्षा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। तो इसका भी प्रयोग करेंगे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। वनों की रक्षा करनी होगी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा। लेकिन जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक जब हम उपयोग करेंगे तो क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी। तो इसमें भी वंस अगेन ए, सी और डी, ए, सी और डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, रिन्यूएबल एनर्जी, वनों की रक्षा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इनका जो है वो प्रयोग जरूरी हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे, गैसों के, वनों की सुरक्षा और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को जब हम कम करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? जलवायु परिवर्तन की समस्या से हम लड़ पाएंगे। ओके, फायरवॉल, कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जामिनेशंस में देखे गए हैं, तो 4-5 क्वेश्चंस मैं यहां से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं।
फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? ओके, तो ये क्या है? हाँ, नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है। ये प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, इसका ए आंसर है। ओके, चलिए फायरवॉल के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। फायरवॉल नेटवर्क और कंप्यूटर को हैकर्स और वायरस जैसी खतरनाक चीजों से बचाता है। यह डेटा ट्रैफिक की निगरानी और लिफ्टिंग करता है। ओके, पूछेगा कि फायरवॉल क्या है, व्हाट इज फायरवॉल? नेटवर्क और कंप्यूटर को जो है वो हैकर्स और खतरनाक वायरसों से बचाता है। ओके, वो एंटी वायरस ही है। कंप्यूटर BIOS किस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित होती है? इन विच टाइप ऑफ मेमोरी इज BIOS स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर? ये रोम, रीड ओनली मेमोरी, यहां पर जो है वो BIOS संग्रहित होती है। ओके, BIOS जो है एक रोम चिप में रहता है। ओके, यह कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर आवश्यक निर्देश जो है वो प्रदान करता है और डेटा अस्थायी रूप से रोम में स्टोर रहता है। ओके, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? एंड दिस इज 22 अप्रैल। ओके, क्या ये विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो हम हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिका में हुई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण को रोकना और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। तो इन फैक्ट्स को गहराई से अध्ययन करते चलें। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड? ये है 8 सितंबर और ये जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता। इसे यूनेस्को ने 1966 में घोषित किया। इस दिन का उद्देश्य साक्षरता के महत्व को बताना और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। ओके, तो ये रहे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आपके सामने और व्याख्या के साथ बहुत क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो लगभग 100 क्वेश्चंस आपने डिस्कस कर लिया। समय 25 मिनट से भी कम लगभग। ओके फ्रेंड्स, चलते चलते एक छोटा सा मोटिवेशन फिर से मैं आपको देना चाहता हूं। नाप कर थोड़ी जमी को, ये न सोचो कुछ नहीं है, सामने नभ है पड़ा फिर, और यह अंतरिक्ष भी है। एक छोटी सी चिड़िया जो अपनी उड़ान भरती है आकाश में, उसके छोटे छोटे पंख होते हैं। जब वो थोड़ी सी ऊपर उड़ती है तो सोचती है कि इतना ही सारा संसार है, थोड़ी सी और ऊपर उठती है तो सोचती है कि इतना ही है। जब सबसे पहले वो डाली पे होती है तो सोचती है कि यही जो है वो उसकी दुनिया है। फिर डाली से ऊपर 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 ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते जब उड़ना सीखती है तो क्रमशः उड़ती है, और जब आसमान में जाती है तभी जो है वो कभी कभी उसके मन में भ्रम होता है कि आसमान जो है वो इतनी ही है। तो कहने का मतलब कि सीमाएं अनंत है, आपको उन सीमाओं में तैरना है फ्रेंड्स। छोटे छोटे ज्ञान को अर्जित करते हुए हम एक बहुत बड़े सागर का निर्माण कर सकते हैं, ज्ञान के सागर का। ओके, तो नाप कर थोड़ी जमी को, यह न सोचो कुछ नहीं है, सामने है नभ पड़ा और फिर यह अंतरिक्ष भी है। उड़ो, अपनी सीमाओं को विस्तृत करो, अपने सपनों को नई उड़ान दो, और तब आप देखेंगे कि एक दिन आप में इतनी कैपेबिलिटी आ गई होगी कि आप बड़े से बड़े सब्जेक्ट को समझने में माहिर हो गए हैं, और आप में इतनी ज्ञानार्जन हो गई है कि जब एग्जामिनेशंस में आप बैठेंगे तो देखेंगे कि बड़े ही हल्के तरीके से आपने वहां पे क्रैक करना शुरू कर दिया, शूट आउट करना शुरू कर दिया क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड्स, तो बस चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।